अस्सलाम वालेकुम। एक मुहिम चली है पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के असरात को देखते हुए, जो बच्चों की ज़हनी हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं, ज़हनी नशो-नुमा जो बच्चों की जा रही है। अब एक पूरी नस्ल तैयार हो गई है जिसको जेन ज़ी कहते हैं, जनरेशन ज़ेड, और आगे आने वाली जनरेशन अल्फ़ा, जो इस वक़्त डायरेक्टली इनको इंटरनेट नेटिव भी कहा जाता है कि ये डिवाइसेस जो हैं, मोबाइल, सेलुलर डिवाइसेस, आईपैड्स, ये जो स्मार्टफ़ोन्स, स्मार्ट पैड्स, कंप्यूटर्स वगैरह नेटिव हैं इनके लिए टेक्नोलॉजीज़। ये एक्सटर्नली जाके किसी कंप्यूटर लैब के अंदर नहीं सीखते, ये पैदा होते हैं इनके साथ। सिमिलरली वाईफ़ाई डिवाइसेस के इर्द-गिर्द इनकी सारी ज़िंदगी फ्रेम हुई होती है। इनके अम्मी-अब्बू इनके साथ सेल्फ़ियाँ खींचते हैं बचपन में, इनकी तस्वीरें बनाते हैं, इनकी वीडियो शेयर करते हैं। अगर आपके भी घर में इस वक़्त जेन अल्फ़ा का बच्चा, जो मेरे ख़्याल में मिनिमम अभी 2-3 साल का होता है, वो बच्चा है, और मैक्सिमम जेन ज़ी के बच्चे जो 24-25 साल के हैं, अगर आपके घर में इर्द-गिर्द आपके होंगे, तो आप यकीनन देखते हैं कि वो जिस तरीके से इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, इट्स एज़ इफ उनका एक लिम्ब है, यानी उनका एक बाजू या टांग, या जिस तरह उनकी कोई भी घुटना या कोहनी होगी, वो एक बॉडी का उनका हिस्सा बन चुका हुआ है। और कॉन्स्टेंटली उनकी लिए जो बड़ी एक रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ के साथ, साइकोलॉजिकल या मेंटल बैंडविड्थ के साथ, वो हुक्ड इनटू होते हैं इस डेटा स्ट्रीम के, और एल्गोरिदमिकली ट्रेंड होते हैं कि एल्गोरिदम जो उनको फीड कर रहा है वो उनका ओपिनियन है, वो उनका उस हफ्ते के लिए, उस महीने के लिए, उस साल के लिए उनकी सियासी राय है, उनकी मजहबी राय है, उनके फैशन ट्रेंड्स और टेस्ट हैं, वगैरह वगैरह। इंसान जब से इंडस्ट्रियल दौर शुरू हुआ है, ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर करने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल की गए हैं। इस मशीनी दौर के अंदर टेलीविज़न, रेडियो, बिलबोर्ड, अखबार, किताब, हर किस्म के मीडियम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल को इस्तेमाल किया गया ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर करने के लिए। ज़ाहिर बात है, इंसान हमेशा से नज़रियात की बुनियाद पे एक दूसरे की इमेजिनेशन को कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल दौर में एक यूनिक फिनोमेनन हुआ है कि ये कंपनियों और फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस की बुनियादों पे हो रहा है। अफराद या नज़रियात या मजहबी अक़दार की बुनियादों पे नहीं हो रहा। अब कंपनीज़ आपकी इमेजिनेशन को कैप्चर करना चाहते हैं मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सटल मैसेजिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि वो आपको प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए, सर्विसेज की कंजम्पशन के लिए तैयार कर सकें। और ज़ाहिरी बात है, इन कंजम्पशन पैटर्न्स के साथ नज़रियात भी अटैच्ड हैं, वर्ल्ड व्यूज़, फैशन ट्रेंड्स हैं तो वो सेक्स एंड जेंडर नॉर्म्स को डिक्टेट करते हैं। हमारी सेक्सुअल एपेटाइट्स और कंजम्पशंस जो हैं ऑनलाइन पोर्नोग्राफी या नाच गाने की शक्ल में, तो वो हमारे सेक्सुअल ट्रेंड्स को अफेक्ट करती हैं कि हम मर्द और औरत और जिनसियत और इन सारे मामलात को देखते कैसे हैं। इसका देखने का ज़ाविया मज़हब या कल्चरल वैल्यूज़ की बुनियाद पर अब नहीं होगा, जो कि तारीख़ी तौर पर एक सेट गोल्ड स्टैंडर्ड थे इंसानी माशरत के लिए। इसी तरह सियासी नज़रियात जो हैं हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर चीनी के लिए। अब चीनी अगेन एक कमोडिटी है, B2B और B2C गुड है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के लिए ऑफ फर्दर सर्विसेज एंड गुड्स, और डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम भी करता है। लेकिन चीनी की पूरी एक लॉबी है, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। डोमेस्टिकली आप जानते ही हैं चीनी लॉबी कौन है, बट चीनी लॉबी का मकसद क्या होता है? मिसाल तौर पे मेडिकल साइंस को चीनी लॉबी ने, जो चीनी चाइनीज़, चीनी एज इन शक्कर, शीर शक्कर वाली चीनी, इसने मेडिकल साइंस को पिछले 100 साल में इतना इन्फ्लुएंस किया अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप ममालिक के अंदर कि आप दंग रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने पूरी एक तहरीक चलाई थी कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और जनरल मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे अमराज जो हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, जो मक्खन और गोश्त और दूध के अंदर है, अंडों के अंदर है। चीनी इसकी सोल सोर्स नहीं है। हालांकि चीनी वो वाहिद इंडस्ट्रियलाइज्ड अल्ट्रा प्रोसेस फूड है जो कि यूनिक है मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी को, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को। इससे पहले चीनी जो है, मैं आपको मिसाल तौर पे कहता हूँ, हज़रत उमर के ज़माने में जब बहुत फरावानी आई थी और ऐसे इलाके फतह हुए थे ईरान के अंदर जहाँ पे चीनी की प्रोडक्शन होती थी, तो जो अगेन ये प्री प्रोसेस चीनी है, जो रॉ चीनी होती है, इसको हम शक्कर या गुड़ कहते हैं, ये इतनी रेयर कमोडिटी थी कि सरकार इसको राशन के तौर पे अवाम में बांटा करती थी। लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और मुख्तलिफ कैंसर की अक़साम जो हैं, ये अननोन थी इंसानों के अंदर। लेकिन आपको इसी तरह बताता हूँ कि जब उमवी दौर का एपेक्स आया था डमस्कस के अंदर, तो बाकायदा जो सिम्टम्स, जो अमराज वज़रा और खुलफा के लिए डिस्क्राइब की जाते हैं, क्योंकि ओवर ईटिंग की हैबिट्स और शुगर कंजम्पशन की हैबिट्स आ गई थी उनके अंदर, तो जो अमराज डिस्क्राइब की जाती हैं तो उनके सिम्टम्स बिल्कुल आज के अमराज जैसे हैं। सो इन अमराज को, इस मिसाल को कंक्लूड करने के लिए, इन अमराज को डिजीज़ ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। डिजीज़ ऑफ सिविलाइजेशन को कवर करने के लिए चीनी बनाने वाली लॉबी और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली लॉबी ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे आपको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने के लिए।
इसका आज से क्या ताल्लुक है, आज की डिस्कशन से? वो ये ताल्लुक है कि आज का नौजवान बच्चा जो है वो हर किस्म के वार का शिकार हो गया है, क्योंकि डायरेक्टली उसकी जेब के अंदर ये सेलुलर मोबाइल डिवाइस है। ये डिवाइस उसको जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है और उसको इवन सिक्योरिटी फराहम करती है, और इसको एक अक्रॉस मजहबी, सेक्टेरियन, कल्चरल, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ वो मुख्तलिफ इंसानों से कम्युनिकेट कर सकता है, दुनिया के अलूम को एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा डबल एज्ड सॉर्ड का एलिमेंट है, वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्नोग्राफी के प्लेटफॉर्म्स उसकी फिंगर टिप्स में मौजूद हैं। उसे कोई तरद्दुद और एफर्ट नहीं करना पड़ता इन घटिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए, बल्कि वो घर बैठे बैठे पलक झपकते अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं अपने नौजवान भाई बहन दोस्त बच्चे से, तो वो विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स अगर आप उससे अटेंशन थोड़ी देर हटा लें तो वो साद की तरह कैमरे के पीछे अपना ट्विटर चेक करना शुरू कर देगा। साद एक ट्विटर एडिक्ट है, और अफसोस ये है कि साद अब शायद अपने एडिक्शन की बुनियाद पे गुजर जाए इस दुनिया से। मजाक कर रहा हूँ। साद अगेन अडल्ट्स भी इसका शिकार हैं। हियर इज़ द पॉइंट, हम जो डिजिटली नेटिव भी नहीं है, हमारा पहले एनालॉग टेक्नोलॉजी का लेफ़्ट ओवर था जहाँ हम VHS और टेलीविज़न को केबल के ज़रिए कनेक्ट करते थे, और फिर ईथरनेट वो आई तार और मोबाइल से लैंडलाइन से कनेक्ट करके हमने इंटरनेट इस्तेमाल किया और डेस्कटॉप पे किया, पेंटियम्स के वो देखे हमने। उसके बावजूद आज हम इसकी एडिक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाते। सो एडिक्शन एक इसका बहुत बड़ा पहलू है। दूसरा, कॉन्स्टेंटली हम अपने इमोशंस को, अपने डोपामिन लेवल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से। हमारी अंदर से ख्वाहिशात और अंदर से वो जज्बात जन्म नहीं ले रही, यानी ये गैर इंसानी अमल प्रोसेस के अंदर हम शामिल हो गए, जहाँ पे मशीनी दौर में जो यूनिक है, जो डिस्टिंक्शन है कि इससे पहले इंसान ने जो सारी मशीनें बनाई वो इंसान को एक्सटर्नली बेनिफिट करते थे, लेकिन ख्याल, इंजन्युइटी, फ़िक्र इंसान की होती थी। आईटी दौर की, आईटी एरा की जो मशीनी दौर है, जो आईसीटी टेक्नोलॉजी ने डिक्टेट किया है, इसमें ख्यालात भी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अब जनरेट कर रही है। ये सिर्फ हमारी जिस्म की मजदूरी को आसान नहीं कर रही कि पहले इंसान हल जोत रहा था जानवर के ज़रिए या अपने जोरे बाजू पे, और फिर ट्रैक्टर आ गया। अब इंसान जिस फ़िक्र की बुनियाद पे ये फ़ैसला करेगा कि मैंने हल जोतना है, मैंने क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या क्रॉप्स खाए जाने चाहिए, कौन सी फसल मैं कार्निवोर हूँ या मैं वेजिटेरियन हूँ या मैं वीगन हूँ या मैं कीटो डाइट हूँ या मैं फलाना हूँ, ये भी एल्गोरिदम से डिक्टेट हो रहा है। सो ओरिजिनल आइडियाज़ जो हैं इंसान के, वो अब एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये बहुत गैर इंसानी एक अमल है। इस अमल के अंदर आप शायद एज एन एडल्ट इसको शायद रेजिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपके फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज़ पिछले 20, 25, 30, 40, 50 सालों के अंदर 80s, 90s और 70s में डेवलप हो गए थे, जब इंटरनेट नहीं था। लेकिन क्या बच्चा इससे महफूज है? इसको अब दुनिया के ममालिक रिकन्सिडर कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन और ऑस्ट्रेलिया की मिसालों को हम सामने रखेंगे, और हम इसकी मद्देनज़र सेनेट का जो फ़ैसला है, जो अभी उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया है कि वो अंडर एज सोशल मीडिया यूज़ को बैन कर दें, इलीगलाइज कर दें और रेगुलेट कर दें, उसको फिर एनालाइज करेंगे। पहले देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। यू हैव नथिंग टू ऑफर टू दीज किड्स एक्सेप्ट सोशल मीडिया एंड पोर्नोग्राफी। दे डोंट रीड एनी बुक्स, आई विल टीच देम द बुक्स। यूनाइटेड स्टेट्स का पहले हम एनालाइज करते हैं। वहाँ एक प्राइमरी कानून एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कॉपा कहते हैं। ये करता क्या है कि ये एक्सेस को बैन नहीं करता, लेकिन ये ऑनलाइन सर्विसेज जो प्रोवाइडर हैं उनसे रिक्वायर करता है कि बच्चे एज ऑफ कंसेंट जो वहाँ पे उन्होंने डिटरमिन की है इंटरनेट यूसेज के लिए, सोशल मीडिया यूसेज के लिए, कि वो 13 को एसरटेन कर ले कि बच्चा 13 साल मिनिमम है कि नहीं। और प्रैक्टिकल इसका असर ये आता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिनिमम एज सेट कर देते हैं। जब आप साइन अप करते हैं तो आप लिखते हैं कि मैं आई वाज बॉर्न इन 1995 या जो भी, और आप सेल्फ रेगुलेशन की बुनियाद पे कहते हैं कि हाँ आई एम एन अडल्ट। यानी मेरे ख्याल में ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जिस तरह से आप दुकान से जाके ओवर एज बच्चों वाली वीडियो गेम्स खेल लिया करते थे या वो फिल्में देख लिया करते थे जो बड़े लोगों की R रेटेड या 18+ होती थी, तो उसी तरह ही ये क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, अम्मी अब्बू को इतनी टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती, या बच्चे अंडर द गार्ब ऑफ पढ़ाई करनी है, ईमेल भेजनी है या व्हाटएवर, वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ आई एम ओवर एज। आई कैन गारंटी यू ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाखों इफ़ नॉट करोड़ों बच्चे होंगे जो अंडर एज होंगे, लेकिन वो अपने आप को शो करते हैं अपने अपने मुल्क के कानून के मुताबिक एज ओवर एज। तो अमेरिका के अंदर ये इफेक्ट आया। उन्होंने स्टेट लेवल पे, क्योंकि अमेरिका में बहुत ऑटोनॉमी है, उनके सूबों को स्टेट्स कहते हैं बाय द वे, तो उनके सूबाई लेवल पे क्योंकि ऑटोनॉमी है, तो यूटा जो कि एक मॉर्मन स्टेट है, बड़े कंजर्वेटिव ईसाइयों का एक फ़िरका है,
बल्कि उनके कादियानी टाइप ही हैं वो, मतलब नया एक बना हुआ मज़हब है, लेकिन वो बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, यानी वो बहुत दकियानूस फ़िक्र रखते हैं और वो सेक्सुअलिटी को लेके बड़ा, क्योंकि उनके यहाँ निकाह जो होते हैं वो अनगिनत हैं बाय द वे, कानूनी, अब अमेरिका के कानून में नहीं लेकिन मजहबी कानून में वो अनगिनत निकाह करते हैं और उनको मशवरा होता है कि वो निकाह करते जाएँ, उनके मज़हब का जैसे ये हिस्सा है। अक्सर जो ये मॉर्मन होते हैं इनके 25-25, 30-30 बच्चे होते हैं। इनमें कई एक इस फ़िरके में बाय द वे लोग मैक्सिको चले गए थे जब अमेरिका ने 1-to-1 मैरिज लॉ एक्ट पास किया था कि हम तो ज़्यादा निकाह करेंगे। बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद के दोस्त लगते हैं। सलूट, आई रिस्पेक्ट, आई लव मुफ्ती तारिक मसूद। यूटा जो कि एक कंजर्वेटिव स्टेट है, और आर्कनसो ये भी एक वर्किंग टाउन, वर्किंग क्लास स्टेट है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसी न किसी इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, मैनुअल लेबर करने वाले कंजर्वेटिव लोग हैं, टफ लोग हैं। इन्होंने स्पेसिफिक कानून पास किया कि पेरेंटल कंसेंट को आप इसमें शामिल करें कि अम्मी अब्बू बाकायदा किसी न किसी मैकेनिज़्म के ज़रिए इजाज़तनामा दें कि आपका बच्चा जो है वो 18+ है। इन्होंने 13 भी नहीं रखा, उन्होंने कहा 18 साल का बच्चा होगा तो वो इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या, उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। प्रैक्टिकली अब अगेन एक प्रिंसिपल कंसर्न ये है कि अमेरिका की जो फर्स्ट अमेंडमेंट है जो आज़ादी सिक्योर करता है, हर फर्द की और ऑटोनॉमी सिक्योर करता है, वो चैलेंज हो सकता है अदालतों के अंदर, ये इशू आता रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल में आप आज जाएंगे तो आप लिखें मैं किसी फोरम पे जाकर मैं यूटा में किसी से बात करना चाहता हूँ या आर्कनसॉ में, तो यकीनन वहाँ पे छोटे बच्चे भी मौजूद होंगे। और प्रैक्टिकली वीडियो गेम्स के चैट फोरम के थ्रू, सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू वगैरह मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक डिफरेंट अप्रोच ली है। उनके यहाँ एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है, GDPR। वो स्टैंडर्ड सेट करता है कि डिज़ाइन प्लेटफॉर्म्स का ऐसे हो और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए डेटा प्रोवाइडर की तरफ से जो यूज़र्स का डेटा ले रहा है, कि वो मेक श्योर करे कि माइनर्स की डेटा और प्राइवेसी जो है वो सिक्योर की जाए और उनकी जहनी और फिज़िकल हेल्थ पे कोई असर नहीं आ रहा। यानी कि ये रेट्रोएक्टिवली काम करता है, ये प्रीएम्प्टिवली काम नहीं करता। यानी वंस एक नुकसान प्रूव होए कि एक मिसाल के तौर पे बच्चा रेडिकलाइज हो रहा है ऑनलाइन, तो फिर फेसबुक पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि किस फोरम पे बैठा हुआ था वगैरह वगैरह। अगेन इनफेक्टिव है। रिसेंटली आपने देखा है एक स्ट्रिंग ऑफ एक तहरीक बच्चों में चली हुई है यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, उनको इनसेल्स कहते हैं, इनवॉलंटरी सेलिब्रेट्स। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्ज़ी या इजाज़त के बग़ैर, यानी अपने मतलब जबर, अपनी बदसूरती की वजह से या माली कमज़ोरी की वजह से वो इस जबर का शिकार हैं कि वो जिनसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। यानी अपनी मर्ज़ी के बग़ैर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले काम में डल नहीं सकते। ज़्यादातर लड़कों में ये काम। तो वो एक तहरीक है बड़े फ्रस्ट्रेटेड बच्चों की जो कहते हैं कि हम औरतों से नफ़रत करते हैं और औरतें सिर्फ जो हैं वो अट्रैक्टिव या अमीर मर्दों के पास जाती हैं, हम बदसूरत हैं, हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं। तो बहरहाल तहरीक को समझना मकसद नहीं है, बट इस तहरीक के असरात ये हुए हैं कि कई स्ट्रिंग ऑफ मर्डर्स हुए हैं अमेरिकन और यूरोपियन स्कूल्स के अंदर, या मैस शूटिंग्स की शक्ल में, या टारगेटेड जो जिसको हमारे यहाँ ऑनर किलिंग कहते हैं, उनके यहाँ क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं, कि जो लड़की पसंद होती है उसको फिर वो कत्ल कर देते हैं, स्टैब कर देते हैं, गोली मार देते हैं, गाड़ी के नीचे दे देते हैं कि यार मैं, और वो रेडिकलाइज यूजुअली होते हैं ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर। इंसल्स के बहुत ज़्यादा फोरम है, उनके मीम्स का पूरा अपना कल्चर है, सब कल्चर है उनका पूरा अपना, और वो मीम्स के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू और चैट फोरम्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तो अगेन ये रेट्रोएक्टिवली फिर ये क्रिटिसिज्म या लीगल जो है प्रेशर फिर फेस करना पड़ता है उस प्लेटफॉर्म को।
दो बड़ी अगर मैं मिसालें दे दूं इंटरनेट रेगुलेशन की, तो एक बार फेसबुक पे क्रैकडाउन हुआ था जब ट्रंप के इलेक्शन के बाद ये बताया गया कि FBI की तरफ से कि ट्रंप की कैंपेन और क्लिंटन हिलरी की भी कैंपेन में रशिया और नॉर्थ कोरिया और दूसरे मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से फेसबुक पर एडवर्टिजमेंट की जा रही थी। तो उसको साबित करने के लिए फेसबुक ने फिर बहुत सख्ती की थी ऑन पॉलिटिकल एडवर्टिजमेंट। आज तक फेसबुक इंस्टाग्राम जो कि फेसबुक का कॉर्नरी है, मेटा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत मुश्किल से की जाती है। सिमिलरली एक और क्रैकडाउन फेसबुक पर ज़्यादा रिसेंटली आया था, 2022 या 21 की बात है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग करेक्टली, बल्कि 23 की बात है, 22 या 23 की बात है कि फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क चल रहे थे कि जो एडवर्टाइजमेंट करते थे ह्यूमन सेल एंड परचेज़ की, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इंडोनेशियन, फ़िलिपीन और ये जो मुलाजमीन आते हैं वहाँ पे पासपोर्ट के रिजीम के तहत उनका पासपोर्ट जहाँ पे जब्त कर लिया जाता है, तो उनके दरमियान एक तिजारत चल रही थी कि एक मालिक मकान दूसरे मालिक मकान को बाकायदा अपना मुलाजिम बेच दिया करता था। इस तरह की जब कुछ खबरें आई सामने कि फ़ेसबुक एक टूल बन गया हुआ एडवर्टाइजमेंट का इस चीज़ के लिए, तो फेसबुक ने फिर दोबारा अपनी एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे, अपनी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी पे सख्ती की थी। बच्चों को लेकर पर्टिकुलरली कोई इफेक्टिव टूल नहीं एम्प्लॉय किया गया इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, ना यूरोप ना अमेरिका के अंदर, क्योंकि हकीकत ये है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत इंटेग्रल पार्ट बन गए हैं यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमीज़ के। यूरोपियन इकोनॉमीज़ तो डिपेंडेंट है इनके ऊपर, क्योंकि यूरोप के पास कोई अपना टेक प्लेटफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता, सारे के सारे कैलिफोर्निया बेस्ड हैं या चाइना बेस्ड हैं। और यूरोप क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है तो वो अमेरिकन पे डिपेंड करता है। अमेरिका की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अपरेटस का फंडामेंटल हिस्सा है ये प्राइवेट कॉरपोरेशंस, मेटा हो, ट्विटर हो, अमेज़ॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, ये जैसे अमेरिकन स्टेट की या अमेरिकन मिलिट्री या पेंटागन रिजीम के ये एक बुनियादी प्राइवेट सेक्टर विंग्स हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा फ्री रेन मिली है, और बल्कि शायद अमेरिकन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट भी है कि उनकी आवाम को कंट्रोल किया जाए इन मैकेनिज़म्स के ज़रिए, ख़ास तौर पे यंग बच्चों को उनको पोलिटिसाइज़ कर दिया जाए जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर, जब मर्जी रेडिकलाइज कर दिया जाए जिस मर्जी काम के लिए, और राय हमवारी के लिए मेरे ख्याल में जो कंसेंट बिल्डिंग होती है उससे बेहतर टूल रियासतों के हाथ में इन टेक्नोलॉजी से पहले शायद कभी था ही नहीं, और शायद इसके बाद कभी ना हो, इससे बेहतर टूल बन ही ना पाए, अल्लाह बेहतर जानता है। शायद कोई ऐसा तरीका वो ईजाद कर लेंगे, चिप्स आपके दिमाग में लगा दें और डायरेक्टली डेटा आपके दिमाग में बीम कर दें। वो वेट इलॉन मस्क कर रही है, इट्स कॉल्ड एनीवेज, मैं भूल रहा हूँ, उम्र का तकाजा है, मैं 30 साल का हो गया हूँ, बट न्यूरालिंक, थैंक यू सो मच यार, मुझे बादाम खाना चाहिए। न्यूरालिंक जो है एक इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है जहाँ वो स्पाइनल आपकी और न्यूरल नेटवर्क्स की जो कनेक्शन है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस ऐड करना चाहते हैं जो आपकी डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। और उससे जो ओरिजिनली इसको जब डिस्क्राइब किया था वो ये था कि वी हैव अ बैंडविड्थ प्रॉब्लम, हमारे पास दुनिया की तारीख का सबसे पावरफुल टूल आ चुका हुआ है, आई द इंटरनेट, लेकिन हम इंटरफेस उससे करते हैं एनालॉग तरीके से, नॉट डिजिटली, यानी हम बाकायदा बटन्स पुश करते हैं एंड देन वी हैव टू मेक नॉइजेज एंड दिस इज़ टू प्रिमिटिव। हम इस बैंडविड्थ को अगर खोल दें और हम इसके साथ इंटरेक्शन भी डिजिटल कर दें वाया सम सॉर्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर चिप, तो हम बेसिकली इंटरनेट की जो वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको इंटरनलाइज कर जाएंगे, हम कुछ जैसे डेमी गॉड्स बन जाएंगे नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और हम जो इंटरनेट की वो जो वास्ट अरे ऑफ नॉलेज है उसको जैसे लाइट से स्पीड के अंदर सेकंड्स के अंदर उससे एक्सेस कर पाएंगे। बहरहाल इलॉन मस्क एक टोटल परवर्ट है और इस शैतान की अल्लाह इससे पनाह में अता फरमाए, और मैं अभी से फतवा दे रहा हूँ एज अ ले पर्सन विद नो एबिलिटी टू गिव फतवा कि जो आदमी ये चिप लगाएगा वो गे होगा। Of course haram है, right? This is like, of course this is haram. This is ridiculous. Anyways, so that's the scene with US and China and in Europe. जो आउटलायर है ना वो चाइना है मेरी जाती राय में। चाइना को मॉडल को डीमोनाइज किया जाता है हमारी तरफ, और मैं खुद करता रहा हूँ इसको, मैं करता भी हूँ ऑन सम लेवल, आई डू फियर चाइना का मॉडल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंट्रल कंट्रोल है, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर एक बनिस्बत यूरोपियन और अमेरिकन मॉडल के मुझे ज़्यादा एक, ऑल्दो वो सिनिकल रीज़न से करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी की खातिर करते हैं और एक स्टेबल पॉपुलेशन जो क्योंकि वैसे मैं इसमें कुछ कैवियाट्स बताता हूँ, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन की रिप्रोडक्शन रेट गिर जाती है। अब ये बात लोग सुन के मतलब ऐसे शॉक हो जाते हैं, बट दिस इज़ डायरेक्टली कोरिलेटिवली ट्रू।
मुझे तो पॉजिटिवली ट्रू लगती है, बट डेटा शोज कॉरलेशन तो है। दूसरा ये होता है कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी गिरती है आपकी पॉपुलेशन की। उसके अलावा आपकी पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है, और मेंटल हेल्दी और फिजिकली हेल्दी और सेक्सुअली हेल्दी पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी होती है इकोनॉमी के लिए। तो चाइना लेट्स से अगर एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ी रजीम है, और वो कम्प्लीटली सिनिकली ये कर रही है, मिसाल तौर पे मैं कोई मॉरल एसोसिएशन नहीं करता, पॉलिसी मोरलेस वो सही इख्तियार कर रही है। वो क्या है कि सबसे ये बात है चाइना का वो है मॉडल जो है वो इंटरवेंशनिस्ट किस्म का है, जो सबसे ज़्यादा अमल दखल करता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर। नंबर 1 उसने कहा है कि सरकारी तौर पे मैंडेट किया हुआ है कि यूथ मोड और माइनर मोड अलग होंगे। यूथ मोड अलग है, माइनर मोड अलग है। यूथ मोड से मुराद आप प्रीप्यूबेसेंस यानी 10-12 साल से लेकर टीनेजर हैं, और माइनर मोड है कि आप छोटे बच्चे हैं। मोस्ट ऐप्स के अंदर है ये सिस्टम टाइड होता है नेशनल आईडी कार्ड या आईडी आपकी रिजीम के साथ, जो भी आपका आईडी नंबर या वगैरह जिस तरह भी सिस्टम चलाते हैं हम, ये ऑटोमेटिकली लिमिट करता है यूज़र की 18 से बिलो यूसेज को 40 मिनट्स पर डे मैक्सिमम। और ये इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं डोइन, जैसे डोइन चाइना का टिकटॉक है, टिकटॉक चाइना का है बट उसका नाम डोइन है वहाँ पे चाइना के अंदर। यानी 40 मिनट से ज़्यादा आप एक यूज़र आईडी से अंडर 18 टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम आप दिन में एक टिकटॉक बना पाएंगे अगर आप क्रिएटर हैं, और अगर आप यूज़र हैं तो मेरे ख्याल में तो 40 मिनट तो मेरे ख्याल में बाथरूम में हम टिकटॉक देख लेते हैं हमारे यहाँ लोग, कमोड पे बैठे बैठे। तो 40 मिनट तो मेरे ख्याल में हम कमोड पे बैठे बैठे हमारे यहाँ जो है वो माशाल्लाह से मेरी कौम के सुत्ते नौजवानों, वो है नहीं लाहौर में एक पहलवान बड़ा वो हीरो किस्म का सुबह उठता है, क्या नाम है उनका, राशिद। तो सलूट, अजीम आदमी है रियली ऑनेस्टली, लाइक दीज आर हीरोज। तारिक मसूद जैसे लोग जो लोग मजाक उड़ाते हैं, बातें करते हैं, गोश्त खाओ, बिजनेस करो, शादी करो, लाइक आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद एनी ऑफ दीज। माई पॉइंट ये है कि लाइक द वे वी आर इंटरेक्टिंग विद दिस प्लेटफॉर्म्स, लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल। रातों को सारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। चाइना ने क्या किया हुआ है, 10 बजे शाम को, रात को, सुबह लेके फजर तक 6 बजे तक, लाइक फजर 4-4:15 जमात हो रही है तो 6 बजे तक उठते करते चाश चूश पड़ी है, वो लटरम पटरम वॉक शॉक किया आपने, 6 बजे खुलता है वापस खाता। सो दैट 45 मिनट्स और 40 मिनट्स on many of these apps is also restricted to daylight hours। जब जागे हुए हो नॉर्मल अपनी, मतलब you can entertain yourself, देख लो, entertain करो। Now this sparks a lot of debates and we will go through the lines of arguments जो एसन ने डेवलप की, मोहम्मद एसन ऑफ कैमरा बैठे हुए हमारे वेरी ओन निंजा टर्टल। उन्होंने डिबेट्स को मॉरल और फिलोसॉफिकल इम्प्लिकेशंस की बुनियाद पर देखा कि कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जो मॉडर्न माशरत की बुनियाद हैं और वो क्लैश करते हैं यहाँ पे। वो क्या है, एक है स्टेट पैटर्नलिज्म वर्सेस पैटर्नल/इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ये क्या है? स्टेट पैटर्नलिज्म ये है कि जो रियासत का कि रियासत माँ है, रियासत बाप है, ये वाला तस्वुर जो है ये डायरेक्टली क्लैश करता है उस ऑटोनॉमी के साथ जो ख्वाब बेच के हमें ये रियासतें बनाई गई हैं, जदीद रियासतें, कि आपकी इनफरादी ऑटोनॉमी या कम से कम आपकी फैमिलियल ऑटोनॉमी के एक माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, उसको हम उस एपेक्स पे ले जाएंगे कि आपकी कंज्यूमर चॉइस के थ्रू आप जो मर्ज़ी कंज्यूम करें, जो मर्ज़ी खाएं पिएँ और आप मैक्सिमाइज़ करें अपनी यूटिलिटी। ये जो शराब और ख्वाब बेचा गया था वो चैलेंज होता है यहाँ पे कि अगर अब रियासत इसको कंट्रोल करेगी तो क्या वो एक क्लैश नहीं आएगा बिटवीन दोज फ्रीडम्स जो हमें प्रॉमिस किए गए हैं मॉडर्न रियासत के अंदर एंड बिटवीन व्हाट द स्टेट इज़ डूइंग नाउ। अलबत्ता इसको अगर रिवर्स करें कि आपके तबके का सबसे, क्या स्टेट ऑलरेडी ऐसी पैटर्नल इंस्टिंक्ट्स नहीं शो करती अपने सबसे वनरेबल तबकात के लिए? मिसाल तौर पे अगर आप सीट बेल्ट ना पहने, एक ड्राइवर जो होता है वो वनरेबल होता है क्योंकि वो रोड पे आ चुका होता है, तो आपको फ़ाइन किया जाता है अपनी जान को ख़तरे की राह में डालने से। सिमिलरली अगर आपने बच्चे को कार सीट में न डाला हो या बेल्ट ना लगाई हो बच्चे को, अगर वो बड़ी उम्र का हो, पाकिस्तान में ये सब नहीं होता, बट जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसी मतलब यानी फ़र्जी तौर पे ऐसे एक मतलब जैसे एब्स्ट्रैक्ट डिबेट है हमारे लिए तो कानून क्या है, सब उल्टे हाथ का खेल है बाबू। बट नो एनीवेज, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन इन द कार और उनको ना आपने सही तरह सिक्योर किया हो तो ज़्यादा बड़ा फ़ाइन होगा, बिकॉज एक में आप अपने आप को इन डेंजर ला रहे हैं और एक में आप एक और जान को जो अंडर द एज ऑफ कंसेंट है, जो वनरेबल जान है, उसको आप थ्रेटन कर रहे हैं, उसकी लाइफ को पोटेंशियली थ्रेटन कर रहे हैं। तो ये फिर डिमांड करता है इसी तरह क्या सोशल मीडिया का जो प्रेमिस है यहाँ पे कि क्या सोशल मीडिया का टूल इतना ख़तरनाक है
कि हमारे बच्चे सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते या पेरेंट्स अलोन बच्चों के लिए सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये सवाल बहुत अहम है। मेरी ज़ाती राय है कि मैं इत्तेफाक करता हूँ इसके साथ। आई डोंट थिंक एनी वन बिलो द एज ऑफ 18 शुड हैव अ स्मार्टफोन, दे शुड हैव अ डम फोन। मेरे पास भी डम फोन था, लाइक आई गॉट इट जब मैं 16-17 साल का था, जस्ट टू कॉल, घर आ रहे हैं ये वो, आई मीन दैट्स व्हाट वी टोल्ड अम्मी अबू, बट यू नो आई मीन, बट इट वाज स्टिल बेटर देन अ स्मार्टफोन। आई थिंक 18, 19, 20, 16, 15 जो भी एक आर्बिट्ररी एज है, अगर किसी साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद पे कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह डेवलप नहीं करता, आपकी एबिलिटी टू रैशनलाइज डेवलप नहीं करती, बट जो जदीद डेटा शो करता है कि इंसान के दिमाग की प्लाइबिलिटी और एडिक्शन फॉर्मिंग हैबिट्स को जो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जो भी एज डिसाइड होती है आर्बिट्ररली, एक एज पे कट ऑफ रख के बच्चों को लीगली अलाउड नहीं होना चाहिए। और स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस और दुकानों, जैसा सिगरेट का मामला है, इसका ये मतलब नहीं सिगरेट बिकेगी नहीं लीगली, बच्चे ख़रीदते हैं सिगरेट, लेकिन एटलीस्ट एक कानून एग्जिस्ट करता है और जहाँ जहाँ उसकी इन्फोर्समेंट की जाती है तो वाकई में वहाँ पे बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। स्कूल में अगर आप सिगरेट लेके आ जाएँ वगैरह वगैरह तो यू कैन बी एक्सपेल्ड, यू कैन बी पनिश्ड, आपके अम्मी को बुलाया जा सकता है। इसी तरह पुलिसिंग के एतबार से आई थिंक मोबाइल स्टोर्स का जो निज़ाम है, ये मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि मैं वाकई में इसको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर व्यू करता हूँ। स्केप्टिक्स ये कहेंगे कि यू नो रियासत कंट्रोल करती जाएगी आर्ट, और अगर वो आर्ट पे लेजिस्लेशन शुरू कर दे, वीडियो गेम्स, फिल्म वगैरह वगैरह, और देखें लोगों का जो इजहार है उस पर रुकावट आ जाएगी, बच्चों को एक टूल है उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, ये मौलवियों की दकियानुस सोच है। आप ही वो लोग थे जो रेडियो के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और ग्रामाफोन के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और फिर सेटेलाइट के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और फिर टीवी के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, और आप जो लोग हैं ना हमें तरक्की की राह पे गामज़न होने से रोक रहे हैं। तो आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज डिमोनिक एंड आई थिंक दैट इट नीड्स टू स्टॉप. I don't think I'm with the state. I don't know what the details of the Senate bill are, but I think इसको रोकना चाहिए. In conclusion, again I have a lot more to say about the actual platforms, but already 30 minutes हो गई conversation. And अगर आपको पसंद आएगी तो we can do a part 2 of this and we can follow up on the Senate bill as well as the details of different policing models जो इस्तेमाल किए जाते हैं in the world. Plus we can talk about with studies, with facts and statistics about the psychological sexual harms जो टीनेजर्स और बच्चों पे होते हैं and the negative effects जो आए हैं सोशल मीडिया यूसेज की वजह से, and we can talk about those in more tangible terms और abstract terms. तो आपने कमेंट्स में बताना है, and again व्यूअरशिप से हमें पता लग जाएगा, अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे इसके ऊपर, ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट्स आएंगे, हम समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, आप इससे फैसिनेटेड हैं, आपके सवाल हैं इसके बारे में. मेरी ज़ाती राय ये है कि सोशल मीडिया कम्प्लीटली बच्चों से छिन जाना चाहिए, और एक और पैमाने पे हमें एक सेपरेट डिबेट है, बट हमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, बिकॉज डेटा इनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला है. बहरहाल डिबेट फॉर अनदर डे. आज संडे है, मुझे उम्मीद है आपने खूब इन्जॉय किया होगा अपना दिन, और पराठे शराठे खाए होंगे और रेस्ट किया होगा, और सी यू ऑन मंडे. हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.